गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक का और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट सीएजी's प्लान फॉर टू न्यू कैडर्स। सीएजी दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में तो पहले वहां पे जानते हैं और उसके बेस पे अपने सीएजी को वहां पे थोड़ा बहुत जानते हैं। The Controller and Auditor General of India has approved the creation of two new specialized cadres. सीएजी ने अभी रिसेंटली वहां पे दो नई स्पेशलाइज्ड कैडर्स को वहां पे अप्रूव किया है। और कौन सी है? एक तो है सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट दैट इज सीआरए और दूसरी है सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। इन शॉर्ट, एक है रेवेन्यू के ऊपर और दूसरा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। विदिन इट्स डिपार्टमेंट टू एनहांस द सेंट्रलाइजेशन एंड ऑडिट क्वालिटी फ्रॉम 1 जनवरी 2026। इन शॉर्ट, सीएजे ने अपने ही खुद के डिपार्टमेंट्स के अंदर वहां पे दो नई कैडर को ऐड ऑन किया है। एक है सीआरए और दूसरी है सीईए, सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट, एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। और उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। So now the CAG plans to restructure its Indian Audit and Accounts Department by creating two new cadres for improved centralized auditing. उनका नाम क्या है? तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो रेवेन्यू ऑडिट वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा दैट इज सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट, वो क्या करेगा? इट विल ऑडिट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिसीट एज वेल एज रेवेन्यूज। और जो एक्सपेंडिचर ऑडिट वाला जो वहां पे रहेगी वाली सर्विस वाली कैडर that will focus on expenditure audits of ministries as well as departments. In short, एक जो है there is central revenue audit cadre, वो receipt और revenue के ऊपर फोकस करेगी। जो expenditure audit cadre है वो सारे के सारे ministry और department के expenditure के ऊपर फोकस करेगी। So ऐसी अभी न्यूज रिसेंटली अभी यहाँ पे आई है। उनका मेन टारगेट क्या है? To develop domain expertise, साथ साथ ऑडिट की क्वालिटी को वहां पे और बेटर करना और प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन को वहां पे इंश्योर करना, स्पेसिफिकली इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑडिट्स, ताकि फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को वहां पर और थोड़ा सा बेटर वहां पे किया जा सके। और इस रिफॉर्म की वहां पे जरूरत क्या थी? तो अगर हम रिसेंटली बात करें, अभी करंटली अगर हम सिचुएशन की बात करें, करंटली ऑडिट्स आर हैंडल्ड बाय मल्टीपल स्टेट सिविल ऑडिट ऑफिसर्स विद डिस्पर्स्ड कैडर कंट्रोल causing fragmentation as well as inefficiency. करंटली जो है वो स्टेट सिविल ऑडिट ऑफिसेस जो है वो उसका वहां पे ऑडिट वगैरह करती है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पूरा सेंटर में से सबको वहां पे ऑडिट कर सके, उस स्ट्रक्चर के लिए दो नई कैडर को वहां पे जनरेट करने की बात की है सीएजी। और ये जो नई वाली सिस्टम बनेगी वो लगभग 4000 से भी ज्यादा ऑडिट प्रोफेशनल्स को वहां पे कंसोलिडेट करेंगी आउट ऑफ 42,000 टोटल स्टाफ। तो आज देखा जाए तो इतना ज्यादा स्टाफ है उसको वहां पे कंसोलिडेट करके कितने भी लिया जाएगा? लगभग 4000 एंड एनहांस मैन पावर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी। जितना भी मैन पावर वहां पे काम करेगा उन्हीं ऑल इंडिया ट्रांसफर वहां पे हो सकती है। सो इस बात को वहां पे श्योर किया जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट रीसेंट न्यूज़। मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है रिगार्डिंग सीएजी। भैया सीएजी एक्चुअली होता क्या है? देखिए जैसा नाम है वैसे ही काम है, दैट इज सेंट्रल ऑडिट करने का जो काम होता है, नॉर्मली स्टेट के ऑडिट्स वगैरह करने का जो काम होता है वो होता है सीएजी का। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बट देखा जाए तो ये जो एक पोस्ट यहाँ पे है जिसको बीआर अंबेडकर ने बोला था दैट सीएजी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखा जाए तो, लेकिन ये वाला जो ऑफिसर है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होता है। So सारे के सारे decisions regarding center as well as state governments are taken only by CAG. The constitutional authority article number 148 के अंदर specifically उसका mention, उसके regarding सारे clauses आपको 148 से 151 के बीच में मिल जाता है, जो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज के ऑडिट्स को वहां पे संभालती है। और इसीलिए उसके लिए वहां पे वर्ड यूज होता है, इट इज नोन एज गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। 148, 149, 150 एंड 151 चार अलग-अलग आर्टिकल्स जो सीएजी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वहां पे क्लियर कर रहे हैं। अब
अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और लेकिन अपॉइंटमेंट करते टाइम डेफिनेटली वो अपने कैबिनेट की वहां पे एडवाइस तो लेंगे ही लेंगे। उनका अगर हम टेन्योर की बात करें तो 6 साल या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले आता है वो, और उन्हें उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी भी सैलरी होती है उतनी सैलरी उनको भी वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और कौन सी चीजों का वहां पे ऑडिट करते हैं तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। Audits all the expenditures from CFI as well as contingency funds, public account of India, हर एक का ऑडिट करने का काम होता है सीएजी का। ऑडिट करने के बाद वो बनाते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट को फिर वहां पे पेश किया जाता है टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वही रिपोर्ट को आगे फिर पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। जो स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट होते हैं वो गवर्नर्स को दिए जाते हैं, जो आगे जाके स्टेट लेजिस्लेशन उसको वहां पे प्रेजेंट करते हैं। और देखा जाए तो 3 टाइप के ऑडिट रिपोर्ट वहां पे आते हैं। एक होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा होता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो 3 ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट सीएजी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे पीडी गुरुकुल, that is the best institute for civil service preparation in Gujarat, उसकी तीनों ब्रांचेस अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की शुरुआत होने के लिए जा रही है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यस, नेक्स्ट मंथ से, दैट इज फ्रॉम द दिसंबर, हम नई बैचेस की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 प्रिपरेशन। वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशन, एंड यहाँ पे जो स्टडी होगी वो आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों में वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इसके अंदर एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाए, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म। एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarship. You can also contact on this number to get registered. तो आज ही वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए, डेमोस के अंदर अपनी सीट्स को वहां पे बुक करवाए, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद पीडी गुरुकुल, राइट। सो ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक तरीके का आपको वहां पे एक्सेस दिया जाएगा। किस तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, जो कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन के ऊपर वहां पे फोकस करेगा। किस तरीके का आपका रिवीजन आगे बढ़ रहा है, कौन से टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए, शेड्यूलिंग वगैरह क्या होनी चाहिए, सिलेबस कैसे कवर अप करेंगे, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे डाउट्स वो सब कुछ यहाँ पे आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो आज ही या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे फॉर्म को भर सकते हैं या फिर उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं to get all the information regarding the new batches। साथ साथ एक और चीज भी बता दूं कि जो पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने है, भी जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी। And the channel's name is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel, and you can download this PDF, which is available in both the languages. There is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation even in Gujarati medium, you can also download the same. It is also beneficial for you. It is made in the context of prelims as well as mains examination. There is a kind of, we can say, all the information regarding prelims as well as mains. So you just have to download this PDF and you can revise yourself, revise your knowledge out of that. चलिए शुरुआत करते हैं our next topic, and that is about बिहार गोगाबिल। जो एक लेक है उसे 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया वहां पे डिक्लेयर किया गया। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारी प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में है। मेंस के अंदर ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि गोगाबिल लेक के बारे में बताओ, बट प्रीलिम्स कंटेक्स्ट से वो इंपॉर्टेंट है, सो उसके रिगार्डिंग जितने भी डेटा वगैरह है वो आपको एक बार देखने पड़ेगा। गोगाबिल लेक कहां पे है तो बोले कटिहार डिस्ट्रिक्ट इन बिहार has been officially added to the list of Ramsar sites, जो इंडिया का 94th वेटलैंड वहां पे बन चुका है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। एक ऑक्सबो लेक है, एक क्रिसेंट शेप्ड वाटर बॉडी है जो बेसिकली मेंडरिंग से वहां पे बना हुआ है। किसकी मेंडरिंग से? तो बेसिकली गंगा और महानंदा रिवर्स के बीच में वहां पे आ रहा है, और एक ऑक्सबो लेक है जिसका शेप अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का है, that is called as crescent shape, जो गंगा और महानंदा के रिवर बेसिन के बीच में वहां पे है। और it also acts as a seasonal flood plain connecting both the rivers
ड्यूरिंग हाई वाटर लेवल। जब वाटर लेवल वहां पे बहुत बढ़ जाता है तो वहां पे आते हैं थोड़े बहुत फ्लड्स, एंड विद दैट फ्लड प्लेन वो गंगा और महानंदा को वहां पे कनेक्ट करता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोगाविल लेक। लोकेशन उसकी कहां पे है, तो जैसे कि आगे भी बात हुई, इट फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ महानंदा एज वेल एज कंकर रिवर्स इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ एंड ईस्ट। नॉर्थ में है महानंदा एंड कंकर एज वेल एज साउथ में वहां पे आपको मिल जाएगी गंगा। तो उसके उनके बेसिस पे उसका वहां पे हुआ है फॉर्मेशन। 57 हेक्टर्स के अंदर वहां पे स्प्रेडेड है एज ए कम्युनिटी रिजर्व, एंड 30 हेक्टर्स है वहां पे एज ए कंजर्वेशन रिजर्व, and it is declared as Bihar's first community reserve in 2019। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसको क्लोज एरिया बोला गया था 1990 के अंदर। 2000 के अंदर इसको वापस वहां पे रिन्यू किया गया। It lost its legal protection after 2002 amendment to Wildlife Act, removed the closed area provision। वहां से वो वाला एरिया का जो प्रोविजन था वो वहां पे हटा दिया गया और उसकी वजह से उसका लीगल प्रोटेक्शन वहां पे चला गया। वापस 2004 के अंदर उसे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के थ्रू वहां पे रिकॉग्निशन मिला, और 2017 के अंदर उसे इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने वहां पे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया वहां पे डिक्लेयर किया। धीरे धीरे लोगों ने भी वहां पे एफर्ट्स लगाना शुरू कर दिए, कम्युनिटी एफर्ट्स वहां पे लगे, लाइक अलग अलग एनजीओस वगैरह वहां पे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन के थ्रू वहां पे आगे बढ़ने लगी। एक जल लक्ष्य एनजीओ है, गोगा विकास समिति है, तो उन सब की वहां पे हो चुकी शुरुआत। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो फाइनली उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है एज अ रामसर साइट, जो इंडिया की 94th रामसर साइट वहां पे है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, उसके फीचर्स की बात करें, तो इट सपोर्ट्स ओवर 90 बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग 30 माइग्रेटरी वंस, हैबिटेट फॉर वल्नरेबल स्पीसीज लाइक कॉमन पोचार वगैरह हो गया, लेसर एडजुटेंट स्टॉक वगैरह हो गए, ब्लैक नेक्ड स्टोर्क वगैरह हो गए, व्हाइट इबीज हो गया। तो इन सब की बोल सकते हैं कि उसका एक हैबिटेट है, उनका एक निवास स्थान है। इट आल्सो सर्व्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द वल्नरेबल कैटफिश बलागो अटो, और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया जो कि आगे भी हमारी हुई बात है। सो दैट इज ऑल अबाउट गोगाबिल लेक। तो ध्यान रखना बिहार का है गोगाबिल लेक, जिसे रामसर साइट के थ्रू वहां पे रिकॉग्निशन मिल चुका है 2025 के अंदर, जो इंडिया की 94 रामसर साइट वहां पर हुई है। उसके बाद एक टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट सन कैचर। अब क्या है ये सन कैचर? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका प्रोजेक्ट है। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ गूगल। गूगल ने रिसेंटली अभी सन कैचर करके प्रोजेक्ट को वहां पे किया है लॉन्च। गूगल हैज अनाउंस्ड प्रोजेक्ट सन कैचर टू बिल्ड एआई पावर डेटा सेंटर्स इन स्पेस टू हार्नेस कंटिन्यूअस सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस अर्थ्स कार्बन फुटप्रिंट। एआई पावर डेटा सेंटर्स को बनाना है स्पेस के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़े तो इट्स गूगल्स रिसर्च इनिशिएटिव टू क्रिएट सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर इन स्पेस बाय डिप्लॉयिंग हाई परफॉर्मेंसेस टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स aboard orbiting satellites that communicates through the optical fibers, optical data links. It is developed and launched by Google under its AI and Advanced Infrastructure Division। गूगल का एक डिवीजन है जिसका नाम है एआई एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन। इसने वहां पे किया उसको लॉन्च। उसका मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द एनर्जी, वाटर एज वेल एज कार्बन कॉस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल डेटा सेंटर्स। अगर जमीन के ऊपर जितने भी डेटा सेंटर्स अगर आप बनाते हैं तो वहां पे एनर्जी, वाटर और कार्बन कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा उसका वहां पे यूज होता है। अगर वही डेटा सेंटर अगर आप स्पेस में बना रहे हो तो ये सारी कॉस्टिंग आप वहां पे रिड्यूस कर सकते हो। तो दैट इज द एम। साथ साथ टू हार्नेस अनइंटरप्टेड सोलर पावर अवेलेबल इन स्पेस फॉर राउंड द क्लॉक एआई कंप्यूटेशन, टू डेवलप अ स्केलेबल स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क with the interlinked high speed satellites. So that is about the Google's recent new project Suncatcher। तो वहां पे एग्जैक्टली क्या किया जाएगा?
सोलर पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन वहां पे बनाया जाएगा दैट यूजेस सोलर पैनल्स अप टू 8 टाइम्स मोर एफिशिएंट इन ऑर्बिट देन ऑन द अर्थ। पृथ्वी से ज्यादा 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल का वहां पे यूज किया जाएगा और उसकी मदद से एक सोलर पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन वहां पे बनाया जाएगा। Orbiting TPUs, that is AI accelerators, tested under radiation for space durability. High speed optical links will be there. Prototype launch की अगर हम बात करें तो two test satellites planned for early 2027 to validate hardware and communication systems. उसको वहां पे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और वहां से एक बार चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ये वहां पे काम करेगा। फ्यूचर कॉस्ट एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो बाय मिड 2030s falling launch cost as low as $200 per kg would make optical or orbital data center economically viable। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सस्टेनेबल है और दूसरा देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। ऐसा अभी तक कभी भी हुआ नहीं है, एक नया प्रोजेक्ट है। ओवरऑल प्रीलिम्स कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है, नॉट मेन स्पेसिफिक। सो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक अगर आप वहां पे ध्यान रखें तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो सन कैचर प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंपनी के द्वारा वहां पे लॉन्च हुआ है, तो बोले गूगल के द्वारा। और वहां पे हमको करना क्या है, तो बोले अर्थ से बाहर यानी स्पेस के अंदर वहां पे कुछ डेटा सेंटर्स को बनाना है ताकि और बेटर तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, ताकि कॉस्टिंग वगैरह वहां पे कम हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे किसकी बात है? द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट होस्टेड बाय कतार, और कतार की जो कैपिटल है दैट इज दोहा, कंक्लूडेड विद द एडॉप्शन ऑफ दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। और वहां पे एग्जैक्टली क्या है, तो अर्निंग वाइड ग्लोबल प्रेज फॉर एडवांसिंग सोशल डेवलपमेंट एंड अलाइनिंग इट क्लोजली विद द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। इन शॉर्ट सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जिसका नाम है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। इट्स एन आउटकम डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड एट सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। और वो किस बात को रीअफर्म कर रहा है, दैट ग्लोबल कमिटमेंट टू इरेडिकेट poverty, it promote decent work, it ensures social inclusion and integrates these pillars into the broader framework। इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने वाला एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन व्हिच इज नोन एज दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। होस्ट कौन था, तो बोले कतार, एट कतार नेशनल कन्वेंशन सेंटर, ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस, ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 8000 पार्टिसिपेंट्स including the head of the states, ministers, UN agencies, civil societies, etc. etc. उनके मेन फीचर्स क्या है, एक तो पॉवर्टी एरेडिकेशन के ऊपर वहां पे फोकस, साथ साथ डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सबको वहां पे काम वगैरह मिलना चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलनी चाहिए। तीसरा सोशल इंक्लूजन, इट प्रमोट्स इंक्लूजन अक्रॉस जेंडर, एज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू एंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड लिंक टू SDG, जो हमको 2030 तक वहां पे करना है अटेन। एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क वहां पे रहेगा, इट मूव्स फ्रॉम प्रॉब्लम डायग्नोसिस टू इंप्लीमेंटेबल कमिटमेंट्स, ताकि पीस और स्टेबिलिटी वहां पे बढ़ सके, ग्लोबल कोऑपरेशन वहां पे आ सके, ताकि हमारा जो 2030 का जो एजेंडा है वो वहां पे और एक्सेलरेट हो सके। एंड एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन बोल सकते हैं, इट सीक्स टू बिल्ड just, secure and resilient societies guided by shared responsibilities and global solidarity। तो ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है कि जो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है वो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। प्लस अभी रिसेंटली कुछ ताजमहल के रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक मूवी है वहां पे आई थी जिसका नाम है द ताज स्टोरी एंड स्टारिंग परेश रावल, दैट हैज ट्रिगर्ड नेशन वाइड कंट्रोवर्सी फॉर रिवाइविंग द डिस्क्रेडिटेड ताजो महालया थियरी, व्हिच क्लेम्स दैट ताज महल वाज ओरिजिनली अ शैव टेंपल या फिर शिवा टेंपल। एक थियरी है ताजो महालय थियरी,
और उस थियरी के हिसाब से उसके मुताबिक ये जो ताजमहल वाली जो जगह है वहां पे पहले एक शिव टेम्पल वहां पे हुआ करता था और उसी को वहां पे तोड़ के उसकी जगह पे ताजमहल बनाया गया है। और उसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी है जिसका नाम है द ताज स्टोरी, जहां पे परेश रावल जो है वो मेन कैरेक्टर में है। ताजमहल की अगर हम बात करें तो एक 17th सेंचुरी का एक व्हाइट मार्बल और मौसम बोल सकते हैं ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना। कहां पे है तो वी ऑल नो, आगरा, उत्तर प्रदेश। और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर उसको वहां पे इंक्लूड किया गया है। एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मार्बल इसको माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी बनने की शुरुआत तो लगभग 1632 के अंदर मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको बनाने की कर दी शुरुआत, द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, और कंप्लीट हुआ था 1648 के अंदर। वहां पे थोड़े से आसपास के एडिशनल स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाए, लैंडस्केपिंग हुआ, जो फाइनल वहां पे कंप्लीट हुआ दैट वाज इन 1653 और उसका मेन आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी। Constructed by artisans, calligraphers, inlayers as well as masons across all India as well as Asia as well as Persia। अलग-अलग जगह से अलग-अलग लोगों को वहां पे लाया गया और उसके बाद ताजमहल को वहां पे बनाया गया। इंस्क्रिप्शंस उसके अंदर आपको जो मिलते हैं वो आपको अरेबिक, पर्शियन और पुरानिक वर्सेस आपको वहां पे मिल जाती है। उसके मेन फीचर्स क्या है? द सेंट्रल व्हाइट मार्बल tomb stands on a raised square platform with 4 minarets at each corner, जो उसकी सिमेट्री और स्पेशल बैलेंस को वहां बता रहे हैं। डबल डोम चैम्बर हाउस वहां पे आपको मिलता है, और जहां पे मुमताज महल और शाहजहां दोनों की आपको रियल ग्रेव्स वहां पे मिल जाती है। उसके अंदर पिट्रा ड्यूरा वर्क आपको मिलता है जहां पे प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया गया है अलग अलग चीजों को शोकेस करने के लिए। साथ साथ 4 बाग गार्डन वाली थियरी वहां पे आपको मिल जाती है, जो नॉर्मली तिमोरिड पर्शियन वाला एक पूरी डिजाइन है, जहां पे आपको एक प्रॉपर जो गार्डन है वो 4 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड है, जहां बीच में आपको वाटर बॉडीज वगैरह मिल जाती है, राइट। एंड द मेन गेटवे जिसका नाम है दरवाजा रोजा, और उन सब की वहां पे कुछ बात है। सो दैट इज ऑल अबाउट ताजमहल, one of the 7 wonders of the world which is available at Agra, UP। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक बहुत ही बढ़िया सा मुगल आर्किटेक्चर वहां पे दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखा जाए तो इंडियन क्राफ्ट्समैन की बहुत ही खूबसूरत एक नमूना आपको वहां पे मिल जाता है। और देखा जाए तो also serves as a testament to 17th century engineering and design, blending artistic precision with spiritual allegory। So that is all about Taj Mahal, जिसके ऊपर रिसेंटली भी वहां पे मूवीज वगैरह बनी। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, इथियोपिया टू अडॉप्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया सा मिशन है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इस मिशन से थोड़ा सा और वहां पे बोल सकते हैं थोड़ा सा उसे इंस्पायर होके फाइनली इथियोपिया ने भी अपने यहाँ पे ऐसा जेड मिशन को वहां पे शुरुआत करने की कुछ की है बातें। ये जो मेन मॉडल था उसका जो मेन टारगेट था दैट वाज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज वुमेन का एम्पावरमेंट। तो इथियोपिया ने भी अभी यहाँ पे रिसेंटली इसको किया है अडॉप्ट। सो पॉवर्टी एलिवेशन एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मेन प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो लोगों की लाइवलीहुड दैट इज इनकम के ऊपर वहां पे ज्यादातर फोकस करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को वहां पे और बढ़ाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां पे मोबिलाइज वगैरह करता है। 2011 से इसकी हुई थी शुरुआत, उसके बाद वहां पे अलग अलग उसके नाम वहां पे चेंज होते रहे। मेन एम क्या है वो तो मैंने आपको बताया, पॉवर्टी वगैरह हटाओ, सबकी इनकम वगैरह बढ़ानी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वहां पे और थोड़ा सा प्रमोट करना है, स्किल्ड वेज अपॉर्चुनिटीज को वहां पे बढ़ानी है, ट्रेनिंग वगैरह देना है, क्रेडिट वगैरह लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द मिशन रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडी ड्रिवन प्रोग्राम्स टू सेल्फ रिलायंस। एक जमाने में ऐसा था कि हर एक प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडीज दे रही थी, लेकिन सपोज वहां पे देखा जाए तो सब्सिडी का जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बहुत ही ज्यादा था। सो उसे रिप्लेस करके अब यहाँ पे सेल्फ रिलायंस वाला एक मॉडल यहाँ पे हुआ स्टार्ट, और उसका फंडिंग वहां पे कैसा रहता है बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट, तो दोनों का वहां पे पार्टिसिपेशन होता है।
उसका मेन टारगेट है एसडीजी 1 और एसडीजी 5 को वहां पे थोड़ा सा उसके ऊपर टारगेट करना है। एसडीजी 1 क्या बोल रहा है, दैट इज जीरो पॉवर्टी। एसडीजी 5 क्या बोल रहा है, जेंडर इक्वालिटी। और उसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास रूरल वुमन को हमने ऑर्गेनाइज किया है इनटू 99.9 lakhs सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। साथ साथ हमने कुछ बैंक सखी बनाई है, कृषि सखी बनाई है, पशु सखी वगैरह बनाई है ताकि उनको और थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहां पे मिल सके। लगभग 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कोलेटरल फ्री क्रेडिट आज तक हुई है वहां पे डिस्बर्स्ड to self-help groups with a 98% रीपेमेंट रेट। एक बहुत ही बढ़िया से रीपेमेंट रेट के साथ इसको वहां पे इंश्योर किया गया और यही योजना जो है वो इथियोपिया ने आज वहां पे अडॉप्ट की है। इसी योजना से इंस्पायर होकर सेम टाइप की योजना अपने देश में। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस योजना, दैट इज ऑल अबाउट एडॉप्शन ऑफ इथियोपिया। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी अपने मिलेंगे तो एक नए कुछ टॉपिक्स के साथ वापस करेंगे शुरुआत, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं अपने एंड।